राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करें अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगवाद। इसके पहले पढ़ा हमने प्रगतिवाद। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें। और जो आपको अच्छा लगे, कई बार हर बार दोहराती हूँ, फिर से कह रही हूँ, जो आपको समझ में आए, अच्छा लगे, नोट्स बनाते चलें। प्रश्न यहीं से आना है और कहीं से आएगा नहीं। आखिर किताबों से ही तो प्रश्न आएगा, यहीं से तो प्रश्न निकलते हैं। जब तक पूरी पुस्तक नहीं पढ़ी जाएगी प्रश्न समझ में आने वाला नहीं है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है प्रयोगवाद और इसके पहले हमने पढ़ा प्रगतिवाद। तो प्रयोगवाद का शुरुआत यह, और ये पुस्तक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो पढ़ते हैं। प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। तो प्रयोगवाद से क्या होता है? आधुनिकतावाद का आरंभ होता है और इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कही जाती है। प्रगतिवाद के पास मार्क्सवादी दर्शन था, प्रदर्शन की कट्टरता, समाजवादी यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष में प्रोलेटेरियत की विजय, प्रतिबद्धता, सामूहिकता के कारण उसके साहित्य में एक रसता आ गई थी। प्रगतिवाद में नया कुछ नहीं था। उसमें व्यक्तिगता के लिए कोई अवकाश नहीं था, न कला समस्या से उसका कोई सरोकार था। प्रगतिवाद के विचारधारात्मक दबावों और आतंकवादी प्रभाव ने भी प्रयोगवाद का मार्ग प्रशस्त कर रखा था। प्रयोगवाद का मूल आधार क्या था? व्यक्तिगता या प्राइवेसी। छायावादी व्यक्तिगता से यह इस अर्थ में भिन्न है कि छायावाद में क्या था? पहले में छायावाद में भावुकता का प्राधान्य था, तो दूसरे में बौद्धिकता का। यह मुख्यतः शहरी जीवन की जटिलता से संबंध है। इसमें यथार्थवाद नहीं, यथार्थ का अमूर्तन मिलता है। आश्चर्य है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक कविता में ही यथार्थवाद खोजने लगे, जबकि इसकी गुंजाइश कविता में सबसे कम होती है। प्रगतिवादी निश्चिंतताओं के विरुद्ध इसमें संदेह, शंका, व्यर्थता आदि प्रमुख बन जाते हैं। इसकी चौथी विशेषता है भाषा शैली का वैचित्र्य। इसकी शैली स्थिर नहीं होती। शैली की स्थिरता आधुनिकता और प्रयोगवाद के विरुद्ध है। फंतासी, स्वप्न, बिंब, अन्यापदेक्षता, एलिगिरी इस भाषा की बुनावट के अनिवार्य अंग है। प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञ के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक 1943 से होता है। तार सप्तक की भूमिका पर तेज रोशनी डालने से भूमिका लेखक का मंतव्य स्पष्ट रहता है। वह कहता है कि सातों कवि किसी स्कूल के कवि नहीं हैं। वे राही नहीं, राहों के अन्वेषी हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ा प्रश्न आया हुआ है। राहों के अन्वेषी, चाहे लोकतंत्र हो या उद्योगों का समाजीकरण, इनके बारे में सबके मत एक नहीं है। उनकी रचनाएं प्रयोगशीलता के नमूने नहीं हैं, पर प्रयोगशील अवश्य हैं। भूमिकाकार अपने ढंग से व्यक्ति स्वातंत्र, प्रयोगशीलता और वैविध्य, प्लूरिज्म को रेखांकित करता है। तार सप्तक प्रसंग में नेमिचंद्र जैन ने लिखा है, जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी, जिनमें निराला के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, राजेश्वर गुरु, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा तक का उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह तो इस सूची में 2-4 कवियों का नाम और भी जोड़ा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील 2 ही कवि ठहरते हैं, निराला और शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, बच्चन ने 2 ही को प्रयोगशील माना है, निराला और शमशेर बहादुर सिंह। किंतु व्यक्तिनिष्ठता, प्राइवेसी और आधुनिकता शमशेर में ही मिलती है। तार सप्तक के 5 कवि अपने को मार्क्सवादी घोषित करते हैं। बाद में रामविलास शर्मा मुक्तिबोध को छोड़कर शेष ने अपनी घोषणाएं वापस ले ली। इससे पता लगता है कि उस समय तक विभिन्न विचारधारा के कवियों में सह अस्तित्व की भावना मौजूद थी। बाद में मार्क्सवादियों और गैर मार्क्सवादियों के शिविर अलग हो गए। एक का शिविर दूसरे के लिए वर्जित हो गया। समय समय पर दोनों शिविर एक दूसरे पर हमला करते रहे।
आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद 1951 में समाप्त हो जाता है। वही उसी वर्ष दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित होता है। इसमें एक भी प्रगतिवादी सम्मिलित नहीं किया। दोनों शिविरों के अलगौजे का दायित्व प्रगतिवादियों पर है। मुक्तिबोध ने समीक्षा की समस्याएं निबंध में लिखा है कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानवीय यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। तो यह कौन कहा है? मुक्तिबोध ने, जो कि प्रथम तार सप्तक के कवि थे। तार सप्तक कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। सबसे पहले नंदलाल वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में इसका प्रयोग किया है। दूसरे निबंध तार सप्तक की समीक्षा की गई है। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में वाजपेयी जी के आरोपों का उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है, प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना कि हमें कवितावादी कहना। वे आगे कहते हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। पश्चिम में इस तरह का आंदोलन चल चुका था। सन 1932 में न्यू सिग्नेचर शीर्षक एक काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ। इसमें स्टेफन स्पेंडर, आर्डेन, लेहमान, एमसन आदि की रचनाएं संग्रहित थीं। सन 1930 के आसपास साम्यवाद आधुनिकतावाद का मानदंड था। इसे स्पेंडर ने गॉड दैट फेल्ड, असफल ईश्वर कहा। न्यू सिग्नेचर के कवियों ने पारंपरिक काव्य प्रणालियों को पुरानी, असंतोषप्रद और अधूरी समझकर नई दिशा की ओर प्रयाण किया। न्यू सिग्नेचर गॉड दैट फोल्ड की प्रतिक्रिया में आया तो प्रयोगवाद प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में 1946 में इस काव्य आंदोलन के पुष्टवर्थ अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन किया। तो प्रतीक का प्रकाशन किसमें? 1946 में। दूसरा सप्तक 1951 के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है। नई कविता के नाम भी अज्ञे का ही दिया हुआ है। सन 1952 में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। सन 1954 में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा। वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों की मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होती है। यह बिंदु मध्य बिंदु के इधर भी हो सकता है और उधर भी। दूसरा सप्तक में एक कभी प्रगतिवादी नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं, प्रयोगवादी ही कहे गए हैं। रघुवीर सहाय अर्ध प्रगतिवादी हैं। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी हैं। इस सप्तक में न राजनीतिक व्यंग है और न आत्मग्रस्त वैयक्तिकता पर। प्रत्येक व्यक्ति प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों है। दूसरा सप्तक की टेक्निक सधी हुई भाषा बोलचाल के निकट और भावानुभूति मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताज़ा छवियों से युक्त है। सन 1950 के आसपास साहित्यकारों की दृष्टि गांव की ओर गई। यह स्वतंत्र देश के आर्थिक सामाजिक नीति का परिणाम भी था। इसमें जवाहरलाल नेहरू और भारत की आरती 15 अगस्त 1947 पर भी कविताएं संग्रहित हुई हैं। समाज को समझने के लिए मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है। रघुवीर सहाय ने ठीक ही लिखा है कि कविता पर इसे गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। इस सप्तक की भाषा बोलचाल के काफी निकट है। कवि गढ़ ग्राम धुनों और लय की ओर भी आकृष्ट है। तीसरा सप्तक 1968 में प्रकाशित हुआ। सन 1956 में नकेन के प्रपदवाद का प्रकाशन हो चुका था। प्रपदवाद का दावा है कि असली प्रयोगवादी नकेन ही है।
यह एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था, अतः इसकी नोटिस नहीं ली गई। तीसरा सप्तक की भूमिका में लगे हाथ अज्ञेय ने प्रपत्तवादियों को आड़े हाथ लिया है। इस सप्तक में प्रायः व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा। कुछ लोगों ने बुद्धिवाद का, उसके अतिरेक का विरोध भी किया है। कहीं कहीं निराशा और उदासी भी है, पर समग्रतः उल्लासमय है। समग्रतः उल्लासमय है। एक काव्य भाषा का उल्लेख करते हुए केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष जोर दिया है। यह इस सप्तक की उपलब्धि है। बाद में यह काव्यालोचन का केंद्रवर्ती शब्द हो गया। सन 1979 में अज्ञेय ने चौथा सप्तक का संपादन किया। इसमें अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभ, स्वदेश भारती, नंदकिशोराचार्य, सुमन राजेश, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर की कविताएं संग्रहित हैं। इस सप्तक में संपादक और कवि अज्ञेय की प्रतिध्वनि को सुरक्षित करते दिख पड़ते हैं। तीसरा सप्तक में सप्तक काव्य की परंपरा समाप्त हो जाती है। तीसरा सप्तक में, जो कि प्रकाशन हुआ था 1959 में। तीसरा सप्तक में सप्तक काव्य की परंपरा समाप्त हो जाती है। चौथा सप्तक उसका सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सप्तकीय परिवेश के बाहर भी जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव आदि नई कविता लिख रहे थे, किंतु सप्तकीय शोरगुल में उनकी आवाज कम सुनाई पड़ी। फिर भी नई कविता की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय सप्तकीय कवियों के साथ सप्तकेतर कवियों को भी लेना होगा। संक्षेप में नई कविता की नई प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं। पहली प्रवृत्ति है वाद मुक्तता। न तो वह पूरे तौर पर प्रयोगवादी हैं, न प्रगतिवादी। वह इन दोनों अतिवादों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर हो सकती हैं। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनुगूंज इसकी दूसरी विशेषता है। वैचारिकता, संवेदनात्मकता, वैचारिकता को सभी नए कवियों ने स्वीकार किया है। कहीं परंपरा की, परिवर्तमान परंपरा की स्वीकृति है तो कहीं अस्वीकृति। कहीं कोरी वैयक्तिकता है तो कहीं व्यक्ति और समाज की टकराहट। जहाँ तक भाषा का संबंध है, अज्ञेय ने शब्दों में नए अर्थ भरने की बात उठाई है। फंतासी, अन्यापदेश के अतिरिक्त नए अर्थ, गर्भ प्रतीकों, बिंबों, विडंबनाओं, विसंगतियों आदि पर कवियों का विशेष ध्यान गया है। अज्ञेय ने लिखा है भी है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों को कर गए हैं कूच। सन 1962 में चीन भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप देश का स्वाभिमान पूरी तरह आहत हुआ। कविता हताशा की दिशा की ओर मुड़ गई। प्रयोगवादी कविता ने नए गुल खिलाने शुरू किए। हर कवि कोई न कोई पत्रिका निकालकर नया काव्य आंदोलन आरंभ कर देता था। नवलेखन, सूर्योदय कविता, अकविता, विटनिक कविता, नवगीत आदि कविता के कुकुरमुत्ती आंदोलन है जो एक क्षण जन्मते हैं और दूसरे क्षण मर जाते हैं। इस दौर के अधिकांश कवि अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग के बीट आंदोलन से प्रभावित हैं। तो यह था प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बारे में ज़्यादा लेख था। तो इसके सबसे पहले कवि हैं अज्ञेय। पढ़ते हैं अज्ञेय को थोड़ा। अज्ञेय का जन्म सभी लोग जानते होंगे। अज्ञेय का जन्म 1911 में हुआ है। और अगर आप पढ़ते हैं अज्ञेय प्रयोगवादी कवियों को और प्रगतिवादी कवियों को, तो और लोगों को भी, कई लोग जो हैं, दो चार लोग और हैं जिनका जन्म 1911 में हुआ था। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मुझे ज़रूर बताएं कि और किसका जन्म 1911 में हुआ है। भले इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जानकारी रखनी चाहिए। तो अज्ञेय समग्रतः प्रयोगशील या प्रयोगवादी हैं। उनके चिंतन और कविता का सरोकार सर्जनात्मक लेखन की समस्याओं से है। छायावादोत्तर काल में यदि किसी और को प्रयोगवादी कहा जा सकता है तो वह अपनी वाम दिशा के बावजूद शमशेर है। बच्चन सिंह ज़्यादातर शमशेर को ही मानते हैं। छायावादोत्तर काल में छायावाद के बाद किसी और को प्रयोगवादी कहा सकता है तो वह अपनी
वाम वाम दिशा के बावजूद शमशेर है। शमशेर का प्रयोगवाद सामान्यतः संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, पर अज्ञेय का प्रयोगवाद संवेदना के धरातल के आसपास से गुजर जाता है। ये कविताएं अभिव्यक्ति, संप्रेषण और साधारीकरण की समस्याएं भी उठाती हैं। उन्होंने नई कविता को एक हद तक दीक्षा गम्य कहा है। यदि ये प्रगतिवाद विरोधी हैं, प्रगति के मिथक में उन्हें विश्वास नहीं है, व्यक्ति स्वातंत्र में उनकी दृढ़ आस्था है। वे अपनी सोच और तकनीक में आधुनिक हैं। वे आत्मचेतस, आत्मनिष्ठा में एक हद तक आत्मग्रस्त हैं। यह आत्मग्रस्तता उनके चिंतन और काव्य दोनों में मुखर है। मैं की चारदीवारी से वे बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर को कुछ देना चाहते हैं, पर इस चाहत में भी गर्व की दीप्ति है। यही उनके अनुभव की अद्वितीयता की सीमा है। उसमें शब्द तराश की चमक तो है, पर अर्थ गौरव की गमक नहीं है। किंतु जहाँ वह चमत्कार, मौन की मुखरता और रहस्य दर्शन से मुक्त है, वहाँ काव्य संवेदनशील भी बन पड़ा है। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्तेलम 1946 उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। यह सभी काव्य संग्रह हैं। स्पष्ट है उनका लेखन छायावाद काल में से ही प्रारंभ हो चुका था। भग्नदूत पर प्रसाद के आंसू और निराला के गीतों का प्रभाव है। चिंता में समर्पण, पीड़ा, आत्मदमन को पुराने ढंग से नारी के मत्थे मढ़ा गया है। इत्तेलम में वे यौन वर्जनाओं के विरुद्ध जिहाद छेड़ते हैं। मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नतग्रीव, धैर्य धन गदहा लिख कर वह अस्वच्छंदतावादी एंटी रोमांटिक रुख व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हरी घास क्षण भर से अज्ञेय की नई काव्य यात्रा प्रारंभ होती है। इत्तेलम इति धन अलम से ही स्पष्ट है कि अज्ञेय ने जो लिखा है उसकी अब वे इति चाहते हैं। इसके बाद से वे नई शुरुआत उनकी अंतर्गुहावासी की बेचैनी से आरंभ होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। अंतर्गुहावासी कविता उनकी चिंता और कर्म की कुंजी है। वह स्वरति को पहचान करके भी अनपहचानना कर देता है। इस कविता में उनका दाता स्वरूप भी उभरता है। व्यष्टि के अभिमान का उल्लेख भी इसी में है। नदी के दीप शीर्षक कविता में कवि प्रतीकों के माध्यम से अपने को, अपनी अस्मिता को परिभाषित करता है। किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा। हम सदा के दीप हैं सोरस्वनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। महत्वपूर्ण रहना या होना है। धारा में बहकर, इतिहास प्रवाह में घुलकर उसका अपना निजीपन नहीं रहेगा। उनकी कविता की अभिव्यक्तियां इस प्रकार की सुरक्षा कवच हैं। धारा के लिए अवैध सो रहा है झोंक, शरद, कतकी, पूनो आदि निसर्ग दृश्य हैं, पर उन दृश्यों के पार का प्रत्यय भी दृष्टव्य है, काव्यात्मक भी है। प्रस्फुटन के क्षणों का मोल शेफाली विजन की धूल पर चुपचाप अपने मुग्ध प्राणों से अनजाने आंक जाती है। शब्दों में नया अर्थ भरने की बात वे गद्य में ही नहीं, कविता में भी कहते हैं। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों को कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इसके बाद की रचनाओं बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियो करोड़ा प्रभा, मैं आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि में उनके पूर्ववर्ती प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, शब्द, रचना प्रक्रिया, प्रकृति चित्र और प्रेम, मृत्यु, समर्पण, आत्मदान, मौन, रहस्य को ही सूक्ष्मतर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। सभी कविताओं में व्यक्तित्व की अद्वितीयता का सार तत्व अवश्य मिलेगा। समर्पण और आत्मदान में बुनियादी अंतर नहीं है। गणितीय शब्दावली में कहा जाए तो दोनों की आधार रेखा अहम ही है। बावरा हैरी की एक कविता है दीप अकेला। वे लिखते हैं, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृति स्वयंभू ब्रह्मा अयूत, इसको भी शक्ति को दे दो। कहते जीवन के
पारद्वार संग्रह की कविता भीतर जागा दाता में उसका आत्मदान भी अहम ग्रस्त है। उसका दाता बोलता है, लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया, लो यह हरी भरी धरती, यह सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया, सब तुम्हें दिया। दान की सूची में अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। इस दान में दाता का दम्भ इतना मुखर हो गया है कि मौन दान और मौन भाषा को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पूछा जा सकता है कि भीतर दाता जाग में कितना सच और कितनी मौन अभिव्यंजना है। कठिनाई यह है कि वह सेतु है, जन जीवन की अजस्र प्रवाहिनी से असंपृक्त। वह मानव प्रतिनिधि है, भीड़ से पृथक वह हवाई यात्री है। नर की अनजीप आंखों में नारायण की व्यथा का कल्पना करने वाला अभिजात। दिन पर दिन जन जीवन से उनकी दूरी बढ़ती जाती है। तब अनुभव की भट्टी में तपे हुए कण कहाँ मिलेंगे? जहाँ भी मिले उनके पास बौद्धिक अनुभव की भट्टी जरूर है। इससे वह कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहता है, यदि संभव हो तो मौन में भी। वह शब्दों का ही अर्थ गर्भ उपयोग नहीं, अर्थ गर्भ मौन का भी उपयोग करता है। मुझे 3-2 शब्द में वह मौन शब्द की भी मांग करता है। आगे की देखा देखी शायद ही कोई महत्वपूर्ण कवि हो जिसने शब्द की मांग न की हो, मौन की आकांक्षा न की हो, पर कविता में मौन की मांग जितनी बढ़ती गई उसका बड़बोलापन भी उतना ही बढ़ता गया। आंगन के पार द्वार की अंतिम कविता असाध्य पीड़ा में भी मौन है। मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत्व भी है, रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है, यदि नहीं है तो संवेदना। शब्द प्रयोग में अद्भुत तरास, चमक और चमक ध्वनि और चमत्कार है। एक दर्शन या प्रत्यय को लेकर शुरू होती कविता उसी में लीन हो जाती है। यह उनकी प्रतिनिधि कविता मानी जा सकती है, वस्तु और रूप की दृष्टि से भी। जिस ध्यान संप्रदाय जैन बुद्धिज्म को इस कविता का आधार बनाया गया है उसे अशब्द संप्रदाय भी कहा जा सकता है। अन्य सिद्धांत शब्द सिद्धांत है, अन्य सिद्धांत लेख है या अलेख है। अन्य सिद्धांतों में बुद्ध के उपदेश हैं तो इसमें बुद्ध का मन या हृदय। यही कवि की अंतर्मुखता और अंतर्मुखता के संगठन की जटिलता है। पदबंधों को विशिष्ट ढंग से संगठित करके उन्हें गुण युक्त बनाया गया है। नाद, लय, वैविध्य, विशेषण, वक्रता, विस्मयात्मक और विराट, अर्थबोध युक्त शब्दों का चुनाव, संबोधन, प्रगीतात्मकता, लघु दीर्घ वाक्यों के छंदत्व से संगठना का जो ग्राफ बनता है वह कविता के स्थापत्य को इस ढंग से प्रस्तुत करता है मानो एक ही प्रस्तरखंड को सावधानी से तराश कर कविता की मूर्ति गढ़ी गई है। नाद योजना से इस कविता को दीर्घायु मिली है। इसे 2 क्षेत्रों से चुना गया है, प्रकृति के क्षेत्र से और कर्म के क्षेत्र से। जैसे वर्षा, बूंदों की पटपट, महुए का चुपचाप टपकना, उत्सव ढोलक की थाप, पूंजों का क्रिंकार, थाप भैंसों की भारी कुर्की। दूसरे प्रकार के नाद जीवन जगत के संबंधों से लिया गया। उनकी अपनी विसंगतियां जीवन के वैविध्य की सूचक है, जैसे सोने की खनक, अन्न की सौंधी खुदबुद, नई बधू की सहमी सी पायल ध्वनि, शिशु की किलकारी, जाल में फंसी मछली की तड़पन, चहक नभ में उड़ती चिड़िया की। इन सारी ध्वनियों में विराम चिन्ह की तरह अध्वनियां भी हैं। साय साय, नीरव सन्नाटा, बिल में छड़का तंद्रालस ठहराव, मौन, पूर्ण विराम मौन पर ही होता है। असाध्य पीड़ा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियंवत की तरह इसकी साधना में आत्मशोध, आत्मान्वेषण करना पड़ता है, अहम का विसर्जन करना पड़ता है, शब्द से अशब्द की ओर जाना पड़ता है। लोग इसकी झंकृति को अपने अपने ढंग से लेते हैं, अर्थात कविता में अर्थ की अनेक परतें होती हैं। अन्यत्र विसर्जन में द्वैत बना रहता है, किंतु यहाँ पर विसर्जन की पूर्णता है, अद्वैत है। कलाकृति के रूप में यह महत्वपूर्ण है। आधुनिकतावादी रचना इतिहास से कटी हुई। अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। उन्होंने उस प्रकृति को चुना है जिसे छायावादी कवियों ने मटमैला और प्रगतिवादी कवियों ने गंदला नहीं बनाया है। रामविलास शर्मा ने ठीक लिखा है, प्रकृति प्रेम उनमें नैसर्गिक है। खेत खलिहानों से दूर साधारणतः उनका मन ऐसे प्राकृतिक दृश्यों में रमता है जो सामान्य हिंदी पाठकों के लिए असाधारण होते हैं।
शब्दों और उपमानों की तरह वह इस तरह के दृश्य भी काफी अनुसंधान के बाद प्राप्त करते हैं। वर्ड्सवर्थ का प्रकृति चित्रण काफी सुरक्षित किस्म का माना जाता है। फिर भी वर्ड्सवर्थ निर्जन प्रकृति का कवि नहीं है और प्रकृति के संसर्ग में निर्धन, पीड़ित, संघर्षरत मनुष्यों को भी देखता है। पर अज्ञ की प्रकृति को मनुष्य का अस्तित्व गंदा नहीं करता। उनके लिए पर्वतों में मनुष्यों की बस्तियां नहीं है, बस प्रकृति है और है अज्ञ। किंतु वीरान प्रकृति मानवीय बस्ती से अछूती प्रकृति का अपना भव्य सौंदर्य होता है। जैसे मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ती जाती है, आगे के नदी व्योम घाटी के पर्वत के आसपास मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूँ। अज्ञ ने शब्दों में नया अर्थ भरा है। सागर, मछली, पेड़, चिड़िया, दीप आदि पुराने प्रतीक हैं, किंतु कवि अज्ञ ने उन्हें एकदम नया संदर्भ देकर नई अर्थवत्ता से भर दिया है। जगह जगह उसके बिंबों की जिजीविषा देखते ही बनती है। उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई देहबल्ली में उसकी जिजीविषा की आतुरता मुखर है। जैसे तरलीलता में दो बादलों के बीच खिंचाव सब कौंध जाते हैं, उसके पास ब्योरों की साज सज्जा है, अलंकरण है, काव्य कौशल और उक्तियों की भी कमी नहीं है। उसने स्वयं कहा है, यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, किंतु उसकी युक्तियाँ सुक्तियों में बदलकर चमत्कारिक उठती हैं। अपने कथित सत्य को बार बार प्रक्षेपित करने का प्रयास उसने अपने अनुभव संसार से काट कर एक बौद्धिक विश्व में बंद कर देता है। पाठक उसकी संवेदना से कोई रिश्ता नहीं बना पाता, क्योंकि वह जिन काव्योक्तियों को गुत्थियां सुलझाने में लग जाता है वह अपने जीवन जगत से भिन्न किसी अज्ञे दुनिया में पहुंचकर वह अजनबियत का बोध करता है। इसके उत्तर में आगे एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसने कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में अटक गया दिखता तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। अज्ञ संस्कारी कवि हैं, उस भाषा के प्रति, उसमें भी शब्दों के प्रति अत्यधिक सचेत और सतर्क। चिंतन के क्षणों में उन्होंने शब्द पर विचार किया है। कविता में भी वह विषय वस्तु बनकर आया है। उनके काव्य विकास में सही शब्द खोजने के साथ साथ वे अपने को भी खोजते हैं। शब्दों के अर्थगर्भ उपयोग की चरम परिणति अर्थगर्भ मौन में होती है। अर्थगर्भ मौन तो उसके जीवन में भी था, पर सर्वत्र अर्थगर्भ मौन सध नहीं पाया है। जगह जगह अर्थगर्भ मुखरता का भी सन्निवेश हुआ है। दो शब्दों के बीच की फांकों या अंतरालों पर भी उनकी दृष्टि गई है। शब्द के मौन और शब्दों के बीच के रंध्र में छिपे अर्थों की, और सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई। अज्ञ के कला प्रयोगों में सीखने की आवश्यकता है। अज्ञ ने प्रगतिवादियों का विरोध जिन मुद्दों पर किया है वे मुद्दे गलत नहीं हैं। उन्होंने उनसे अधिक मुखर विरोध तो विभूति बोध ने किया है। मानवीय मूल्यों के नाम पर वे जिस रहस्य को रेखांकित करते हैं वह दर्शन अस्तित्ववाद के मुहावरों में जिंदगी से कट जाता है, और कविता सामान्य जीवन और हवाई उड़ान के बीच प्रतीकों में अटक जाती है। प्रतीक अक्सर रहस्य लोक में भटका देते हैं। तो यह था प्रयोगवाद और अज्ञ के विषय में। अगले कवि है मुक्तिबोध, जिनको पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। मुक्तिबोध का जन्म 1917 में हुआ। तो मैं फिर से कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ रहे हैं कवियों को, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद के कवियों को, तो 1911 में और किस किस कवि का जन्म हुआ है ज़रूर बताएं मुझे। तो यह था प्रयोगवाद और अज्ञ के विषय में। और ये पुस्तक है डॉक्टर बच्चन की, ये शायद का दूसरा इतिहास। तो अभी लाइनें बीच बीच में से लाइनें में पूछी जा रही हैं और परिभाषा पूछ दिया जा रहा है कि किसका है। खैर रामचंद्र शुक्ल का तो कभी हो ही नहीं सकता कि उनसे न पूछा जाए, लेकिन इन लोगों से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। इसको मैं पूरा कर लूँगी, फिर दूसरे लेखक का स्टार्ट करूँगी। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मुख्य मुख्य लाइनों को नोट करते रहिए। अगर आपके पास पुस्तक है तो उसको भी पढ़ें और वीडियो को पूरा देखिए, और जो अच्छा या बुरा लगे उसको कमेंट ज़रूर करें। और क्या क्या इसमें आपको कुछ नया प्रश्न बना, अगर कोई भी वीडियो देखें, किसी का भी देखें, तो उसमें प्रश्न बनाने की कोशिश करें। खुद से अपने प्रश्न बना के लिखें, क्या पता कि वही प्रश्न या उससे मिलता जुलता भी आ जाए, तो एक अलग तरह का प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरह पढ़ने से याद भी हो जाएगा और थोड़ा रुचिकर भी लगेगा।
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे मुक्ति बोध को और भी जो उनके कवि हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।